हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जो कि क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग देखेंगे नए राजा और उनके राज। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में अभी बहुत बार पूछा गया है। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करेंगे और इसमें जो भी हमें जानना चाहिए वो हम पूरे के पूरे इस वीडियो में एंड तक देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट्स लिखा गया कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। जैसा कि मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग जो देखेंगे वो 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक के बारे में देखने वाले हैं। तो मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले राजवंशों को दिखलाया गया। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 7वीं से लेकर के जो 12वीं शताब्दी तक के जो भी राजवंश रहे आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिल जाएगा। अब इसमें हमें क्या देखना है, नए राजवंशों का उदय। अब यहाँ पे देखिए हमारा जब स्टार्ट करेंगे तो नए राजवंशों का उदय, इसमें आप पढ़ेंगे तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार जो कि अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसमें देखने को मिलेगा कि इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, ठीक है, उनके अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य वे राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी का अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी इसकी शाब्दिक जो अर्थ होता है वो सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया गया था। और इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको गुफा दिख रहा है वो क्या है, तो एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु को नर सिंह अथवा पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया। राइट। अब इसके बाद देखिए राज्यों का प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तन यानी 3 भुवनों के स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण किए थे। आगे देखते हैं, इसमें हम आगे देखेंगे तो ये थोड़ा जानकारी के लिए आपको ध्यान रखना है। जैसे 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए लगभग 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर जो है कि वेटी था। वेटी जो कर था जो नगद कर जो कि नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में वसूला जाता था, लिया जाता था। यानी जबरन श्रम और कदमाई जो था वो कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर भी कर लगने वाले थे। खजूर तथा ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर भी कर लगते थे। यानी कि अलग अलग प्रकार के कर यहाँ पे देखने को मिलता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो नागभट्ट की एक उपलब्धियाँ दी गई हैं, जिसमें छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे देखिए कि संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया। यानी कहाँ से देखने को मिलेगा, तो ग्वालियर जो आपका प्रशस्ति है वहाँ से प्रतिहार नरेश नागभट्ट के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो देखने को ये मिलेगा कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचित किया गया था। कलहड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे बस 2 चीज़ ध्यान रखना है कि कलहड़ ने राजतरंग ने लिखा था, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने जो लिखा था, जैसे प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न व अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाते हैं, इसलिए 12वीं सदी के लिए एक असाधारण ग्रंथ माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक विशेषीय रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में, जो कि कनौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर के आपस में लड़ते रहे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम दिया गया था। तो क्वेश्चन हमेशा पूछा था कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे, तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और साथ में पालवंश। तो मैंने इसको याद कराया था कैसे, प्रतिपारा करके। ठीक है, प्रतिपारा अगर आप याद रखोगे तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। प्रति से आपका हो जाएगा प्रतिहार, और पारा से मतलब कि पा का मतलब पाल, और रा से राष्ट्रकूट। तो 3 लोग थे जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए हुए थे और कनौज पर नियंत्रण के लिए ये जो कि संघर्ष कर रहे थे।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है गजनी। तो अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद गजनी ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने 1997 से 1030 यानी 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों में ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया था। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता रहा, यानी वह लगभग हर साल भारत पर आक्रमण करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ जो कि काफ़ी प्रसिद्ध था शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, यानी भारत से जो जितने भी उसने लूटपाट की, जितने भी धन उठा के ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बिरूनी, ठीक है, अल-बिरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उनकी कृति जो थी किताबुल हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबुल हिंद को किसने लिखा है? तो अल-बिरूनी ने लिखा है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत विद्वानों से परामर्श लिया हुआ था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। चहमान जो कि बाद में चौहान के नाम से जाने गए, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे, ये ध्यान रखिएगा। और चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जो कि 1168 से 1192 तक इन्होंने शासन किया, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और दूसरे युद्ध तराइन के द्वितीय युद्ध में ये हार चुके थे मोहम्मद गौरी से। तो ये ध्यान रहेगा, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध था। लेकिन यहाँ पे क्लास 7 में तराइन के बारे में चर्चा नहीं है, नहीं लिखा गया, सिर्फ इस तरह से लिखा गया। लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको बस याद रखना है कि तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। अब देखिए, उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुठिरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ये कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहात थे, ठीक है, मातहात थे, जिसको सामंत भी कहते हैं। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन प्रमुख परिवारों के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुठिरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया और चोल वंश की स्थापना की थी। आपको पता है कि चोल वंश के संस्थापक जो थे विजयालय थे, और उसने वहाँ पर तंजावुर शहर के साथ साथ निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया हुआ था। यानी कि कावेरी डेल्टा को विजिट कर उन्होंने तंजावुर शहर के साथ साथ निशुंभ सूदिनी मंदिर का निर्माण भी उन्होंने कराया हुआ था। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि राजराज प्रथम जो कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजा के जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों का अनुसरण मतलब कि जारी रखा। जैसे उसके पिता अलग अलग क्षेत्रों को विजित करने में मतलब नीति को अपना रहे थे, तो इसी नीति को उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने भी अपनाया था और उसने गंगा घाटी श्रीलंका के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया और उसको नियंत्रण में लिया था। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार माने जाते हैं। काफ़ी फेमस थे उस वक्त के ये मंदिर। देखिए ये मंदिर आप देख सकते हैं, यही मंदिर है आपका गंगईकोट चोलपुरम का मंदिर, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों से में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, ठीक है। चोल कांस्य जो प्रतिमाएं होती थी वो संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियों को जो उर कहलाते थे, किसानों की जो बस्ती होती थी क्या कहते थे, उर कहलाते थे। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गए। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य भी करते थे। अब यहाँ पे देखिए कि वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने समान के रूप में, यानी यहाँ पे देखिए क्या है,
मुवेद वेलन, मुवेद वेलन एक नाम आपको दिख रहा होगा और इसका अर्थ होता है कि 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला जो कि किसान या फिर वेलन को कहते थे। यहाँ पे मुवेद वेलन, ठीक है, मुवेद वेलन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। एक था अरैयार, ठीक है, अरैयार क्या होता था? अरैयार मतलब प्रधान जैसी उपाधियाँ दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके ये एसएससी का सबसे महत्वपूर्ण जो कि एक तरह से देखा जाए तो टॉपिक बन जाता है। भूमि के प्रकार, चोल वंश में भूमि के प्रकार किस तरह से थे? तो देखिए, चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वेगाई जो था वो क्या था? गैर ब्राह्मणों किसान स्वामी को जो भूमि होती थी उसे कहा जाता था वेलन वेगाई। ब्रह्मदेव जो होता था वो क्या था? तो ब्राह्मणों को उपहार में दो भूमि दी जाती थी, उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। साला भोग किसे कहते थे? किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। सिंपल सा नाम से क्लियर हो जा रहा है, साला यानी पाठशाला, साला तो किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान, और इसकी एक और नाम दिया जाता था तिरुन मटुकनी, ठीक है, तिरुन मटुकनी या फिर देवदान। तो मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि को देवदान कहते थे। और लास्ट में पलिचंदम, पलिचंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को कहते थे। तो इन पांचों को अच्छे से याद रखेगा कि किस भूमि को क्या नाम दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या फिर ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई हुई थी। अब इसमें अगर आगे पढ़ोगे तो आप यहाँ पे देखेंगे नगरम। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने नगरम के बारे में डिस्कस किया था। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ यानी व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, जो कि अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर एक शिलालेख था जहाँ से चोलों के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और देखिए, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बस इस यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करने वाला, ये मिलान करते उसके बाद हम MCQ को लगा लेंगे। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संबंध जो था वो गुजरात और राजस्थान के साथ। राष्ट्रकूट की बात करें तो इनका पश्चिमी दक्कन से था, जो कि अगर हम बात करें यहाँ पे पाल तो बंगाल के साथ संबंध रखते थे, और चोल का संबंध तमिलनाडु दक्षिण में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और त्रिपक्षीय संघर्ष में किन 3 पक्षों में भाग लिया था? तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रतिपारा, आप याद रखिए, प्रतिपारा। तो प्रतिपारा सबका क्लियर ये हो जाएगा। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये 3 लोगों ने इसमें भाग लिया था। कनौज को नियंत्रण करने के उद्देश्य से ये भाग मतलब कि संघर्ष चल रहा था। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने MCQ के पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दूसरा पॉइंट दिया गया, दोनों को पढ़ना और बताना कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो पहला पॉइंट से कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, बिल्कुल सही है, हमने ऊपर में देखा था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी, ये बिल्कुल सही है। गाँवों के समूहों को नाडू कहा गया था, और नाडू जो थे वो न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे, ये भी हमने देखा था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही, इस वजह से ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, उर क्या था? तो किसानों के बस्ती को कहते थे। सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया था? सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया था? तो हमने एक नाम पढ़ा था, उसमें देखा मोहम्मद जो कि गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है कि चोलकालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है और तीनों को पढ़ने के बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, बिल्कुल सही है। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाओं बनाने का काम। ठीक है, ये चीज़ भी हमने ऊपर में देखा, बिल्कुल सही है। चोल कांस्य प्रतिमा संसार में सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती थी, मानी जाती थी, ये बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही होने की वजह से किसको टिक करेंगे? ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था? क्या हमने देखा था? चौहानों का प्रसिद्ध शासक ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, और इन्होंने जो कि तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में हराया था मोहम्मद गौरी को, और दूसरी बार ये हार चुके थे 1192 में। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों पर कौन से युग में सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो वेलन वेगाई क्या था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, बिल्कुल सही है। ब्रह्मदेव जो था वो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे, ये भी सही है। थर्ड पॉइंट है कि साला भोग, तो साला भोग विद्यालय के रखरखाव की भूमि के लिए इस्तेमाल होता था, ये भी सही है।
पलिचंद्रम जो था वो जैन संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि था, तो ये गलत हो गया। देवदान जो था वो मंदिरों को उपहार दी जाने वाली भूमि था, ये गलत है, यानी ये उल्टा हो गया। तो यहाँ पे सही क्या होगा, 1 2 3, लेकिन हमें बताना था कि सुमेलित नहीं है, तो 4 और 5 सुमेलित नहीं है, इस वजह से ऑप्शन हम डी पे जाएंगे। 4 और 5 सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद के गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों और प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? किस विद्वान को अपने साथ लाया था? तो उस विद्वान का नाम है अल-बिरूनी, और इनकी एक रचना थी जिसको हम लोग किताबे हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए, किसी विद्यालय में रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या थी? किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को हम लोग क्या कहते थे? सालाभोग के नाम से जानते थे। सालाभोग ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन, हम किसे टिक करेंगे? राजराज। ठीक है, राजराज बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, राजराज। अगला है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए, राजतरंगिणी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, और ये कश्मीर के शासकों के बारे में हमें जानकारी देता है, ऑप्शन ए होगा। विजयालय ने डेल्टा पर कब्जा कर, कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर वहाँ क्या बनवाया था? विजयालय ने कावेरी डेल्टा पर कब्जा करके वहाँ पर क्या बनवाया था? तो हमने देखा था तंजावुर शहर के साथ साथ निशुंभ सुदनी देवी के मंदिर का निर्माण, यानी सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, चोल काल में वेटी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? बताइए कि वेटी जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल किया था चोल काल में? तो यहाँ भी हमने देखा था चोल काल में वेटी जो शब्द था वो जबरन श्रम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, कर था जो कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट। अगला प्रश्न कि कल्हण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं के इतिहास का पता चलता है? कल्हण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं के इतिहास के बारे में पता चलता है? तो हमने यहाँ पे देखा है कि कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, कश्मीर के राजाओं के बारे में। अगला है कि मुगल काल में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? मुगल काल में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? इसे हम लोग मुगल काल में किसानों की बस्तियों के रूप में जानते थे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी, ग्रामों के समूह को नाडू कहते थे। अगला है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके, त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 शामिल थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश, जो कि कनौज पर नियंत्रण के लिए ये संघर्ष कर रहे थे। कनौज पर संघर्ष के लिए ऑप्शन बी। अगला देखिए, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक ने कराया था? गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक ने कराया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। निम्न कथनों पर विचार करिए, 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो पहला है कि व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहा गया। नगरम कहा गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला एक तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। साथ में दूसरा पॉइंट है कि चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर शिलालेख से प्राप्त होती है। तो मैंने आपको बताया था कि इनके प्रशासन की जानकारी हमें उत्तर मेरूर शिलालेख से प्राप्त होता है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इस वजह से सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे, राइट। अगला प्रश्न देखिए, जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। वैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताइए, और अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट रहता है या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको अमल करने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।